अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इलेक्शन कमीशन पर ऑपोजिशन से पैसे पकड़ने का इल्जाम लगाने, इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकी देने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने के मुतालबे के बाद हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाने का ऐलान कर चुकी है। इस सिलसिले में पीर से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू हो रहा है। इंतखाबी इस्लाहात के मुजवजा बिल में हुकूमत 39 नुकात में तरमीम की तजवीज़ कर रही है, लेकिन दो नुकात इस वक्त खास तौर पे हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान तनाज़े की वजह बने हुए हैं और ये दोनों नुकात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक से मुतालिक हैं। और अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का ये तनाज़ा सियासी जमातों से बढ़कर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तसादुम की सूरत इख्तियार कर चुका है। कल सेनेट की कायम कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर से ये बिल मुस्तरद हो चुका है और कल इस कमेटी की कार्रवाई के दौरान हुकूमती रुकन आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर ऑपोजिशन से पैसे लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की मुखालफत का इल्जाम लगाया है और फिर हुकूमती वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ऑपोजिशन के माउथ पीस होने का और ऑपोजिशन और बिलखसूस नून लीग से कुर्बत का इल्जाम लगाया है और इनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने यह बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाने का ऐलान भी किया है। ऑपोजिशन इस बिल को मुस्तरद कर चुकी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर 37 एतराज़ात उठा चुका है। अब देखना यह होगा कि हुकूमत इन एतराज़ात के बाद ये बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा सकती है या नहीं। मुश्तरका इजलास से इस बिल को मंजूर करवाने के लिए हुकूमत के पास मतलूबा अददी अक्सरियत मौजूद है। दोनों ऐवानों के अरकान की मजमूई तादाद 442 है, जिसमें से एक रुकन इसाक डार ने ताहाल अपनी रुकनियत का हल्फ नहीं उठाया है। यूँ दोनों ऐवानों की जो तादाद है, अरकान की तादाद, वो 441 बनती है और हुकूमत को ये बिल मंजूर करवाने के लिए कम अज़ कम 221 अरकान की हिमायत दरकार है। इस वक्त कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 180 है और सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद के पास 47 सेनेटर्स मौजूद हैं, यानी हुकूमत के दोनों ऐवानों में 227 अरकान की हिमायत हासिल है। लेकिन ऐसे माहौल में हुकूमती इत्तेहादियों की अहमियत बढ़ जाती है। माजी में जब भी हुकूमत को इत्तेहादियों के वोट की जरूरत पड़ी है, इत्तेहादियों ने साथ जरूर दिया है, लेकिन हर दफा सियासी सौदेबाजी की बातें भी होती रही हैं। क्या इस बार भी हुकूमत के इत्तेहादी इस बिल पर हुकूमत की हिमायत करेंगे? इस पर आज हम बात करेंगे। और क्या हुकूमत के इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को, और क्या वो मुश्तरका इजलास में हुकूमत की हिमायत करेंगे? इस पर हुकूमत के तीनों इत्तेहादियों से बात करेंगे। GDA से हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, MQM से हमारे साथ मौजूद होंगे अमीनुल हक और काफ लीग से हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर कामिल अली आगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, सबसे पहले आप बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इतना वक्त है कि 2023 के इंतखाबात जो हुकूमत EVM के जरिए करवाना चाहती है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद करवाना चाहती है, क्या वो मुमकिन है कि ये हो सकेगा? या आपके ख्याल में जो ऑपोजिशन की मुखालफत है वो वजन रखती है कि हुकूमत ये तमाम काम बहुत जल्दबाजी में करने जा रही है? जी, बहुत शुक्रिया शहजाद। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है कि जिस मुल्क में हर इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है, हो जाती है, और वाकई इश्यूज हैं भी। देखिए, जो इस वक्त अलाइज पार्टी हैं वो उनको सुन रही हैं और जहां हमें एतराज आता है हम वो एतराज उठाते हैं। बट यहाँ इस वक्त अपोजिशन का जो रवैया है कि आपने बजट सुना नहीं है, बजट से पहले आपने एहतजाज शुरू कर दिया, अज्यूमिंग कि बस बजट ये होगा। आप बजट सुनते फिर आप एतराज। जो एतराज आ रहा है डॉक्टर साहिबा कि बहुत जल्दबाजी में हुकूमत ये करने जा रही है जिसका नुकसान होगा, इसको अगर करना भी है तो ठीक तरीके से पहले आजमा लिया किया जाए। आपको लगता है कि इस आर्ग्यूमेंट में कोई वजन है या हुकूमत जो कह रही है कि 2023 का पूरा इंतखाबात इस पर करवा लिया जाए? देखिए, बिल्कुल वजन इलेक्शन कमीशन की उसमें नहीं है। रीजन बीइंग, आप 30 साल चाहिए आपको। जब 2013 में और ये जब इलेक्शन कमीशन आपका बना था, बल्कि वो नासरुल मुल्क साहब के जस्टिस, बड़े क्रेडिबल जजेस थे, उसमें हनी मुस्लिम साहब भी थे। जब वो कमीशन बना था, उस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है आपने?
जरा वो देख लीजिए कि वो रिपोर्ट क्या कहती है, वो भी आवाम के सामने, जरा उस पर भी आप जैसे चैनल को और आपको उस पर डेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये कोई एक्सरसाइज आज से तो नहीं शुरू हुई। फिर आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक्ट जो हैं आपके 2017 वाले, उसमें ईवीएम की बात करता है, 103 है उनका सेक्शन। आप वो ईवीएम की बात कर रहा है, वो कहता है कि आप बाई इलेक्शन में ट्राई करें। आपने बाई इलेक्शन में ट्राई किया, आपने NA4 पे शायद पेशावर में किया था जी। आपको चाहिए था कि उसकी कमजोरियां जो सामने आई वो ये आया कि पेपर फंस रहा था, तो जी तारें हिल रही थी, तो आपको तो उससे लेके आगे बढ़ना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को, कि जो चेंजेस लानी चाहिए थी। जब ये कौमी असेंबली से मंजूर हुआ और स्टैंडिंग कमेटी में था सेनेट की, तो उसमें फिर कुछ इंडिपेंडेंट लोगों को भी बुलाया गया, साबिक सेक्रेटरी जो इलेक्शन कमीशन के उनको बुलाया गया, फाफिन को बुलाया गया, पिल्टार्ट को भी बुलाया गया, तहफुजात थे, ऑपोजिशन के भी तहफुजात थे। तो आपको लगता है कि अगर इस पर इलेक्शन हो गए तो उन इलेक्शंस की लेजिटिमेसी होगी या नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात, इंडिपेंडेंट लोगों से ज्यादा ये जिम्मेदारी पार्लियामेंटेरियंस पर आती है। ये जिम्मेदारी उतनी ही अपोजिशन पे आती है। क्या उन्होंने ये ब्रीफिंग कब हुई है शिबली फराज साहब की, जो ईवीएम पे की है उन्होंने की है ब्रीफिंग, अभी कोई मेरा ख्याल है हफ्ता हुआ है या 10 दिन। आप ये कब से बात सुन रहे हैं कि नहीं जी ईवीएम नॉट एक्सेप्टेबल? भाई आपने जो चीज देखी नहीं तो आपने कैसे कह दिया कि एक्सेप्टेबल नहीं है? आपका काम था कि पहले आप उस ईवीएम मशीन को जरा इत्मीनान रखें, एक मैच्योरिटी दिखाइए। देखिए, नहीं होंगी उसके जरिए तो नहीं होंगी। कोई ऐसे छोटे से बच्चे नहीं है कि जबरदस्ती कोई किसी को वो हो जाएगा। आप पहले प्रोसेस में तो जाइए। ये तो प्रोसेस में जाने से पहले अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, ना मंजूर। आप खुलकर सपोर्ट कर रही हैं, कौमी असेंबली ने भी GDA ने वोट किया था। अब जब जॉइंट सेशन आएगा तो आप हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे बतौर इत्तेहादी, और आपको यकीन है कि ये जॉइंट सेशन में हुकूमत मंजूर करवा लेगी बिल? देखिए, मैं इसलिए मैं चाहती हूँ इस पे प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए। ये तो मंजूर ना मंजूर तो तब हो जब आपकी कोई डेलिब्रेशन हो जाए। आंखें बंद करके जो है कि आपने कह दिया कि मैं ना मानूं, तो मैं ना मानूं का तो कोई हल नहीं है। GDA एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, एक समझती है, मैं एक रिस्पॉन्सिबल खुद भी इंडिविजुअल हूं, एज अ स्पीकर भी मैंने किया है, मैंने वहां भी इम्पार्शल, आज भी मैं अपना इम्पार्शल तरीके से रोल अदा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं करने दिया जा रहा। मुझे कहा जा रहा है आंखें बंद करके कि हम नहीं मानेंगे। तो भाई आप पहले डेलिब्रेट तो कर लें, आप देख लें। मैं भी, देखिए, जब मैं शिबली फराज साहब के पास जाती हूं, मैं अपने कहती हूं कि ये चीज को ठीक कर लीजिए। पीर को जॉइंट सेशन शुरू हो जाएगा, सदारती एड्रेस होगा और मंगल को मोस्ट लाइकली जॉइंट सेशन होगा ताकि ये बिल मंजूर करवाया जाए। तो उसमें आपकी पार्टी की पोजीशन क्या होगी उस वक्त? देखिए, यकीनन इसके लिए हम पार्टी में आपस में डिस्कस करेंगे, और क्योंकि आज तो मेरा ये है कि जो 34 रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन ने उठाई हैं, में सबसे बड़ा क्वेश्चन तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे आ गया है। क्या ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने की वो है? क्योंकि अगर वो 34 आप जो उन्होंने रिकमेंडेशन जो मेरे सामने है, दे आर सेइंग कि यस दे आर इनकेपेबल of holding the election। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहमीदा मिर्जा हमारे साथ मौजूद थी। अब बात करेंगे MQM के रहनुमा और वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहती है कि 2023 के जो इंतखाबात हैं वो इंतखाबी इस्लाहात के बाद हों, जिसमें ख़ास तौर पर EVM मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए। MQM की राय क्या है इस पर? आपको लगता है कि 2023 तक मुमकिन है कि पूरे आम इंतखाबात EVM पर करवाए जा सकते हैं जैसा कि हुकूमत चाहती है? देखिए शहजाद, मेरा ख्याल है कि दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है और उस तब्दीली में हर गुजरते दिन के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने में मेरा ख्याल है किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली है क्या कि कुछ लोग स्टेटस को के आमी होते हैं, लेकिन अगर सिस्टम को बेहतर करके आगे बढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक EVM का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि EVM के हवाले से मुख्तलिफ़ मीटिंगें हुई हैं, कुछ मीटिंगें मैंने भी अटेंड की हैं, लेकिन जो प्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने दी गई या जो स्टैंडिंग कमेटी कौमी असम्बली या सेनेट के सामने दी गई, वहाँ पे ना मैं और ना MQM का कोई नुमाइंदा मौजूद था। डेफिनेटली EVM के हवाले से MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी में लाजमी तौर पर तमाम चीज़ें रखी जाएंगी
और उसके बाद राब्ता कमेटी का जो फैसला होगा, मैं समझता हूँ उसको फाइनलाइज करने के बाद आगे बढ़ा जाएगा। अमीन साहब, एक तो बतौर इत्तेहादी और क्योंकि आपकी पार्टी कौमी असेंबली सेनेट में दोनों जगह है, इसलिए उनकी तो अहमियत है अददी एतबार से, लेकिन क्योंकि 2018 के जो इंतखाबात पर शक व शुबात थे और धांधली के जो इल्ज़ामात लगे थे उनमें एमक्यूएम भी आगे थी। आप समझते थे कि आपकी पार्टी ज़्यादा सीटें जीत सकती थी, लेकिन धांधली की वजह से वो सीटें आप नहीं जीत सके। इसीलिए इस हवाले से भी आप समझते हैं कि जो धांधली 2018 में आप समझते हैं आपके खिलाफ हुई ईवीएम मशीन्स के बाद, क्या वो धांधली रोकी जा सकेगी? तो देखिए एमक्यूएम क्या समझती है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ईवीएम और आई वोटिंग के हवाले से मेरा ख्याल है कि जो मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग जिसमें मैं खुद भी मौजूद था, फिर प्रेसिडेंट साहब के साथ जो मुख्तलिफ मीटिंगें होती रही, और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि कैबिनेट में भी जो मीटिंग है उसमें भी हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखी एमक्यूएम ने। हमने क्या कहा कि ईवीएम का मसला हो या आई वोटिंग फॉर द ओवरसीज पाकिस्तानी जो, इसके लिए तीन जिसे कहते हैं कि स्टेक होल्डर इसके अंदर है। वो तीन कौन कौन है? नंबर 1 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको चाहिए कि फ्रंट से लीड करे। नंबर 2 क्या? वफाकी हुकूमत है। और नंबर 3 जो हमने बार बार जोर दिया कि नंबर 3 जो स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं, उनको भी एतमाद और एतबार में लेना जरूरी है। मैं समझता हूँ अगर ये तीनों फैक्टर अपनी जगह पर साथ रहेगा तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन रिफॉर्म सिर्फ ये ईवीएम नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ 71 डिफरेंट इलेक्शन रिफॉर्म जो है मेरा ख्याल है वो मौजूद है। उनमें से कुछ को हम स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं और मेरा ख्याल है कि उसको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। ईवीएम के हवाले से मेरा ख्याल है कि मैंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो पॉलिसी राब्ता कमेटी की तरफ से आएगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम सपोर्ट करते हैं, मेरा ख्याल है इस पे आगे बढ़ेंगे। अमीन साहब, आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के आप हक में हैं, लेकिन कंसेंसस जरूरी है। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वफाकी हुकूमत है और तमाम अपोजिशन पार्टीज है। तो ये कंसेंसस तो होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। तमाम सियासी पार्टियां, मैं अपोजिशन नहीं जी, उसमें ऑपोजिशन तो उसको मुस्तरद कर चुकी है, जो तमाम सियासी पार्टीज की आप बात करें। तो फिर भी आपको लगता है कि ईवीएम के जरिए ही इंतखाबात होने चाहिए, और अगर हुए तो क्या उसकी लेजिटिमेसी होगी? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वफाकी हुकूमत को एक कमेटी बनानी चाहिए, 2 रुकनी, 3 रुकनी, 4 रुकनी। वो लोग जो ईवीएम को देख रहे हैं, वो लोग जो आईवी वोटिंग को देख रहे हैं, और इसके तरह मिनिस्टर जो वफाकी हुकूमत के सबसे एक चंद बड़े नाम बुजुर्ग के साथ होनी चाहिए, जो तमाम सियासी पार्टियों के पास जाए, उनको बताए कि ईवीएम में क्या सूरत हाल हो सकती है और आई वोटिंग के हवाले से क्या हो सकती है। अब अगले हफ्ते जो है वो ज्वाइंट सेशन होगा, हुकूमत वोटिंग के लिए रखेगी ज्वाइंट सेशन में। अददी एतबार से तो देखा जाए तमाम इत्तेहादी सपोर्ट करें तो ये बिल पास हो जाएगा। क्या एमक्यूएम ने फैसला कर लिया है वो ज्वाइंट सेशन में इस बिल को सपोर्ट करने जा रही है या नहीं? देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात है जो वहाँ भी मशवरों के साथ आगे बढ़ती है। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मंडे के दिन सेशन है, और मेरी रिपोर्ट के मुताबिक, मेरी इतलात के मुताबिक इसमें सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म, इसमें सिर्फ सदर ममलकत साहब खिताब करेंगे। आगे चल के ईवीएम के मामला हो, आई वोटिंग के मामला हो या इलेक्शन रिफॉर्म के मामला हो, इस तरह की कोई भी चीज़ आएगी तो डेफिनेटली एमक्यूएम जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक ये तमाम चीज़ें अपने राब्ता कमेटी का अरकान के सामने रखी। तो आप दोबारा इस पर नजरसानी करेंगे के बाद इन तमाम फैसलों पर आगे दोबारा नजरसानी की वजह क्या है? क्योंकि कौमी असेंबली में आप सपोर्ट कर चुके हैं, अब दोबारा नजरसानी का इसलिए कह रहे हैं ताकि थोड़ा सा वोटिंग से पहले के किसी इशू पर हुकूमत के साथ, या आप समझते हैं कि क्योंकि एतराजात आ गए इसलिए नजरसानी करने की जरूरत है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये आपकी बात समझने, आप कहाँ कह रहे हैं कौमी असेंबली में हमने क्या किया? कौमी असेंबली से ये बिल तो मंजूर हो गया था ना, और ऑब्वियसली इत्तेहादियों के बगैर तो ये मंजूर नहीं हो सकता। तो जब ये मंजूर हो गया और अब सेनेट में गया है, अब सेनेट से ज्वाइंट सेशन के जरिए इसको पास करवाने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर दोबारा नजरसानी की वजह क्या है? क्यों आप कह रहे हैं कि हम दोबारा मुशावरती इजलास करेंगे राब्ता कमेटी का? देखिए, मैंने आपको 3 चीज़ें रखी ना कि तीनों फरीक का इस पे एक पेज पे आना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में डायलॉग और डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहिए, मुशावरत को आगे बढ़ाना चाहिए, डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसी तरीके से कोई भी चीज़ है, मेरा ख्याल कोई बिल हो, कोई एक्ट हो या कोई भी ठोस जिसे कहते हैं कि हम चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुशावरत फैसला नहीं किया एमक्यूएम ने कि ज्वाइंट सेशन में सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है राब्ता कमेटी मशावरत के बाद इसका फाइनल फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अमीनुल हक हमारे साथ मौजूद थे। जीडीए और एमक्यूएम दोनों की ये राय है कि हम पार्टी में पहले मुशावरत करेंगे, इसके बाद फैसला करेंगे कि क्या ज्वाइंट सेशन में हुकूमत की हिमायत करनी है इस बिल पर या नहीं करनी है। और अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा। कामिल अली आगा साहब, हुकूमत चाहती है कि अगले इंतखाबात जो हैं
वो इलेक्शन रिफॉर्म्स का बिल मंजूर करवा के हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ात उठाए इस पर, ऑपोजिशन इसको मुस्तरद कर चुकी है। आपको क्या लगता है कि इसके बाद ये ईवीएम पे इलेक्शन हो सकेंगे, इतना वक्त है, और अगर हो गए तो क्या उसकी लेजिटिमेसी होगी? देखें, लेजिटिमेसी तो बहुत आखिरी सवाल है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन इस्लाहात तो हर पार्टी चाहती है, और हर पार्टी का हमेशा नारा रहा है कि जी इलेक्शन इस्लाहात की जाए, ताकि ये जो हर इलेक्शन के बाद एक वावेला होता है कि जी धांधली होगी, धांधली होगी, धांधली होगी, उससे जान छूटे और एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिससे जिस पर हर पॉलिटिकल पार्टी को एतमाद हो और उसके नतीजे में इलेक्शन करवाए जाए, और उन इलेक्शन का नतीजा एक निकले कि ये एक गैर जानिबदार इलेक्शन है। पार्लियामेंट जो है वो चाहती है कि इस्लाहात हों, और यकीनी तौर पे ऐसी इस्लाहात हों जो कि काबिल अमल भी हों और जिसके ऊपर तमाम पार्टीज का एतमाद हो। और उन तजवीज़ को अगर आज हुकूमत उठा ले, और ये सारी पार्टीज जो उस कमेटी के अंदर मौजूद थी, आज भी अपना पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, उनके सामने रखे और उन प्रपोजल्स को एक बिल की सूरत में पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाए, और उन सिफारिशात को एक कानूनी शक्ल बना के अपना इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को अमल दरामद के लिए। आपको लगता है कि हुकूमत कोई जल्दबाजी से काम नहीं ले रही? हुकूमत जिस तरीके से इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है वो दुरुस्त है? देखें, हुकूमत तो अपने एतमाद के तहत ये कह रही है कि जो मशीन हमने ये सामने रखी है, इस मशीन को अगर आप काबिल कबूल समझते हैं तो वो उनके नज़दीक वो बंदोबस्त हो सकता है। वो कहते हैं हमारे पास फंड्स भी मौजूद हैं, हम ये मशीन जो है वो उनको अवेलेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, वो तो उनका एतमाद है ना जी। अगर उनके एतमाद के ऊपर ये चलें तो वो उनको करने दें। तो अगले हफ्ते अब ज्वाइंट सेशन बुलाने का ऐलान कर दिया हुकूमत ने, आपकी जमात सपोर्ट करेगी हुकूमत को? देखें, अभी जो ज्वाइंट सेशन है उसका एजेंडा तो सामने नहीं आया। एक ही एजेंडा जो मीडिया के ऊपर आया वो यही है कि साल मुकम्मल होने पर वो जो है नए साल के आगाज के लिए स्पीच वो कर रहे हैं। उसमें तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की स्पीच ही होगी। बाबर अवान साहब ने कह दिया है कि उसके बाद जो है हम ज्वाइंट सेशन बुलाकर इस बिल को मंजूर करवाना चाहते हैं, तो क्या काफी सपोर्ट करेगी? वो जब बुलवाएंगे तो हमारी जमात है ना जी, इंडिपेंडेंट जमात है, हम अपनी जमात में उस एजेंडे को रखेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर अपना मौक़िफ़ आपके सामने पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अली आगा साहब का भी यही कहना है कि जब ज्वाइंट सेशन होगा उसमें बिल की मंजूरी का मामला आएगा तो उससे पहले पार्टी से मुशावरत करेंगे और फिर हम फैसला करेंगे। GDA ने भी यही कहा है, MQM की भी यही राय है, जबकि ये बिल इससे पहले कौमी असम्बली से पास हो चुका है। लेकिन अब इत्तेहादी कह रहे हैं कि इसको हम अपनी पार्टी में डिस्कस करके फिर इस पर फैसला करेंगे कि ज्वाइंट सेशन में बिल की मंजूरी देनी है या नहीं देनी है। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। दुनिया की तारीख के खतरनाक तरीन दहशतगर्द हमले को आज 20 बरस हो चुके हैं। 11 सितंबर 2001 वो दिन था जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। ये वो दिन था जिसके बाद अमरीकी तारीख की सबसे तवील जंग का आगाज हुआ। इसी जंग की वजह से अफगानिस्तान में तालिबान की पहली हुकूमत खत्म हुई, मगर आज 20 साल बाद तालिबान की दूसरी हुकूमत 2001 से भी ज्यादा ताकत के साथ कायम हो चुकी है। इसी वजह से 20 साल अमरीकी जंग को लेकर अमरीकी पॉलिसी साजों, मुख्तलिफ सदूर हुकूमतों और अमरीकी इत्तेहादियों के सामने ये सवालात खड़े हैं कि अमरीका ने अफगानिस्तान में 20 साल तक जंग क्यों जारी रखी। अफगान जंग में अमरीका के बुनियादी मकासद क्या थे और अमरीका और इत्तेहादी मुमालिक 20 सालों में इस जंग के जरिए अपने कितने मकासद हासिल करने में कामयाब हुए। अमरीका ने 9/11 हमलों के फौरी बाद नेटो के साथ मिलकर अफगान जंग का आगाज किया था और उसे दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग का नाम दिया गया था। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हाईजैक तैयारों के जरिए जिस तरह हमला किया गया, वो मनाजिर दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। ये मनाजिर देखकर दुनिया हक्का बक्का रह गई। और सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि ये किसी एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर हमला नहीं था, बल्कि दहशतगर्द तंजीम ने दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत पर हमला किया था।
अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन पहले तो इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करते रहे, मगर 3 साल बाद उसामा बिन लादेन ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। मगर 9/11 आने के फौरी बाद अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश और उनकी इंतजामिया को इस बात का यकीन था कि इन दहशतगर्द हमलों के पीछे अलकायदा का हाथ है। ये वो मनाजिर थे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। अलकायदा के 19 हाईजैकर्स ने 4 अमेरिकी तैयारों को हाईजैक किया, जिनमें से 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, एक ने पेंटागन को निशाना बनाया, जबकि चौथा तैयारा रियासत पेंसिल्वेनिया में गिरकर तबाह हो गया। इन हमलों में तकरीबन 3000 लोग मारे गए थे, जिसके फौरी बाद अमेरिकी सदर ने हमलावरों से इंतकाम लेने का ऐलान किया। अमेरिका ने तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दे, वरना जंग और अमेरिकी इंतकाम का निशाना बनने के लिए तैयार हो जाए। मगर तालिबान ने उसामा बिन लादेन की हवालगी का अमेरिका मुतालबा मानने से यह कहकर इनकार कर दिया कि अगर अमेरिका उसामा बिन लादेन के खिलाफ सबूत दे तो तालिबान उसामा बिन लादेन को किसी तीसरे मुल्क के हवाले करने के लिए तैयार है। लेकिन 9/11 जैसे सानिए के बाद अमेरिका के लिए तालिबान का यह जवाब नाकाबिले कबूल था। पूरा मुल्क इंतकाम की आग में जल रहा था। हर तरफ फौरी बदला लेने और हमलावरों को पत्थर के दौर में भेजने की आवाजें थी। सिर्फ आम शहरी नहीं बल्कि बर्नी सैंडर्स, हिलरी क्लिंटन और जो बाइडेन समेत तमाम सेनेटर्स और अराकीन कांग्रेस ने अफगानिस्तान पर हमले की हिमायत की। अमेरिका में पेट्रियट्स एक्ट नाफिज हुआ। कैदियों के लिए क्यूबा में गुआंतानामो बे जेल कायम की गई। अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश को ऐसे लामहदूद इख्तियार दिए गए जो इससे पहले उन्हें हासिल नहीं थे। मगर इन जज्बाती और इंतकाम लेने की आवाजों में सिर्फ एक आवाज ऐसी थी जिसने अफगानिस्तान पर फौजी कार्रवाई की मुखालफत की। जब अमेरिकी कांग्रेस में जंग की हिमायत और सदर को लामहदूद इख्तियार देने का बिल पेश हुआ तो 420 अराकीन ने इसकी हिमायत की, जबकि सिर्फ रिपब्लिकन रुकन बाबरा ली ने इसकी मुखालफत की। हुकूमती जमात की खातून रुकन ने जंग की मुखालफत की, जिस पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई। उन्हें गद्दार करार दिया गया, मगर इसके बावजूद वो आज तक अपने जंग मुखालिफ मौक़िफ़ पर कायम है। 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद अमेरिका ने 7 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर फ़िज़ाई बमबारी शुरू कर दी। अमेरिकी और बरतानिया की स्पेशल फोर्सेस ने ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ किया और सिर्फ 2 माह में शुमाली इत्तेहाद की फोर्सेस ने काबुल पर कंट्रोल हासिल किया और 7 दिसंबर को सकूत कंधार के साथ अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत का खात्मा हुआ। अहम बात यह है कि अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक ने अफगान जंग में 3 बुनियादी मकासद वाज़े किए थे। जंग का पहला बुनियादी हदफ उसामा बिन लादेन को इंसाफ के कटहरे में लाना और अलकायदा का नेटवर्क तबाह करना था। दूसरा हदफ तालिबान हुकूमत का खात्मा था, क्योंकि तालिबान हुकूमत पर 9/11 हमलों के लिए अलकायदा की सहूलतकारी का इल्ज़ाम था। जबकि तीसरा हदफ अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग का था, जिसमें अफगानिस्तान में जमहूरियत का क़याम, नए आइन की तश्कील, सियासी मुतबादल की तलाश और अफगान नेशनल आर्मी की तश्कील और उसे मजबूत करना था। जिसके बाद सवाल यह है कि अब जब अमेरिका 20 साल के बाद अफगानिस्तान से जा चुका है तो इस तवील अरसे में इसने कितने मकासद हासिल किए और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अफगान अवाम को और आलमी बरादरी से जो वादे किए थे वो वादे कितने पूरे हुए। आपने सुना, अफगान अवाम से वादे किए गए थे कि अमेरिका और बरतानिया उन्हें बेहाल छोड़कर नहीं जाएंगे। तालिबान का वक्त खत्म हुआ, उनके मकासद कभी पूरे नहीं होंगे। मगर क्या आज हकीकत यही है या हकीकत इसके बरक्स है? अमेरिका 2011 में उसामा बिन लादेन को मारने में तो कामयाब हो गया जो उसका बुनियादी हदफ था। ये बात भी दुरुस्त है कि 2001 के बाद अमेरिका पर अब तक कोई बड़ा दहशतगर्द हमला नहीं हुआ, मगर अलकायदा का नेटवर्क जड़ से ख़त्म करने का हदफ अमेरिका का पूरा ना हो सका। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का तो ये दावा है कि अब अलकायदा और उस जैसी दहशतगर्द तंजीमें सर उठाने के काबिल, मगर अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट कुछ और कहती है, जिसके मुताबिक अलकायदा और दाइश जैसी तंजीमों का खतरा न सिर्फ बरकरार है बल्कि यह खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा इस वक्त अफगानिस्तान के कम से कम 15 सूबों में फाल है, जो अब भी अफ्रीकी ममालिक में अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाने की पूरी सलाहियत रखती है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का खात्मा और इसकी जगह अबूरी हुकूमत का क़याम अमरीकी जंग का दूसरा बड़ा हदफ था। अमरीका वक्ती तौर पर तो अपने इस मकसद में कामयाब हुआ, मगर अफगान तालिबान की मज़ाहमती कुव्वत को कुचल ना सका और आज तालिबान से मुआहदे के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की दोबारा हुकूमत के क़याम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमरीका अपने इस मकसद में किस हद तक कामयाब हुआ है। अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग अमरीकी जंग का तीसरा बुनियादी मकसद था। अमरीकी सदर जो बाइडेन अब इस बात से इनकार करते हैं कि अमरीका नेशन बिल्डिंग के लिए अफगानिस्तान नहीं गया था, मगर वो नेशन बिल्डिंग के कट्टर हिमायती रहे।
अक्टूबर 2001 को एक इंटरव्यू में जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या अमेरिका को अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग में पड़ना चाहिए, तो जो बाइडेन ने जवाब दिया, बिल्कुल, हमें दुनिया के साथ मिलकर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सोवियत इनखला के बाद अफगानिस्तान को अपने हाल पर छोड़ने की वजह से तालिबान ने इसका फायदा उठाया था, इसलिए दुनिया को यह गलती नहीं दोहरानी चाहिए। ये मौक़िफ़ उस वक्त था। अब वो कहते हैं कि नहीं, अमेरिका नेशन बिल्डिंग के लिए अफगानिस्तान में नहीं गया था। अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग बाकायदा अमेरिकी पॉलिसी का अहम हिस्सा था, जिसकी वजह से अमेरिका अफगानिस्तान को अब तक सिक्योरिटी इमदाद की मद में 88 अरब डॉलर दे चुका है, सिविलियन असिस्टेंस की मद में 36 अरब डॉलर, जबकि इंसानी इमदाद के लिए 4 अरब डॉलर दे चुका है। इसके अलावा खवातीन के हुकूक समेत दीगर शहरी हुकूक और समाजी बेहतरी के लिए भी अमेरिका ने खतीर रकम खर्च की है। और ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका की इन कोशिशों के नतीजे में 20 सालों के दौरान अफगान खवातीन को कई हुकूक मिले हैं और उनकी तर्ज जिंदगी पहले से बेहतर हुई है। 2000 से पहले छोटी बच्चों के स्कूल जाने की शरह ना होने के बराबर थी, जो 20 सालों में 80% तक पहुंच गई। खवातीन की मुलाजमत की शरह में भी बेहद इजाफा हुआ, बच्चों की अमवात की शरह में 50% कमी आई और ज़बरदस्ती की शादियों के खिलाफ कानून भी कायम किए गए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि समाजी तौर पर अमेरिका नेशन बिल्डिंग में कामयाब जरूर हुआ, मगर सियासी, फौजी और इंतजामी सतह पर नेशन बिल्डिंग की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। लेकिन तालिबान की वापसी से अमेरिका की 20 साल की कोशिश पर सवालात उठ गए हैं और इस दौरान जो कुछ हासिल किया गया है, इसके ज़ाया होने का खदशा भी है। 20 साल पहले अमेरिका में जो कुछ हुआ, इसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, जिसके जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान को बदलने का बेड़ा उठाया। मगर 20 साल अमेरिकी जंग के खात्मे के बाद शायद ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में हैव वन द बैटल्स बट लॉस्ट द वॉर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टेटस वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस्लामाबाद में एक अहम सिक्योरिटी मीटिंग हुई है अफगानिस्तान के मामलात पर और इसकी मेज़बानी कर रहे थे DGISI फैज़ हमीद। इस मीटिंग में सिक्योरिटी सिचुएशन जो है अफगानिस्तान की, उस पर गौर हुआ है, उस पर बात हुई है और इसमें शिरकत कर रहे थे चीन, रूस, ईरान और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ। इससे पहले 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DGISI की CIA चीफ से भी मुलाकात हुई है। इन मामलात पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने, जिनसे 20 साल जंग के हवाले से भी बात करेंगे कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस के जो मकासद थे वो किस हद तक कामयाब हुए। साफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो इस मीटिंग की अहमियत बताइएगा, जिसकी मेज़बानी जनरल फैज़ हमीद कर रहे थे। इसमें चीन, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ भी मौजूद थे। देखिए, ये सब वो ममालिक हैं कि जो यार रीजनल पावर्स हैं या अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं। अब अमेरिका ने तो जो कुछ करना था वो कर लिया। आगे अफगानिस्तान में अगर बुरी सूरत हाल होती है तो भी लेकिन भुगतना है, और अगर वहाँ पे कोई अच्छाई आती है तो उससे भी इन पड़ोसी ममालिक ने या रीजन के ममालिक ने मुस्तफीद होना है। अब उस लिहाज से अगर आप देखें तो पाकिस्तान को जो एक सेंट्रलिटी की पोजीशन मिल गई है, और आप देखें कि उसमें आज रूस और 2 ऐसे ममालिक जिनके सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर्स हैं, अगर इन जैसे ममालिक की पाकिस्तान में पाकिस्तान के ISI चीफ की दावत पे इजलास हो रहा है, तो ये एक बड़ा नेक शगुन है पाकिस्तान के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी। और मैं समझता हूँ कि अगर ये पड़ोसी ममालिक और ये 2 पावर्स एक पेज पे रहे तो अफगानिस्तान के हवाले से जो खदशात हैं उनका भी तदारुक हो सकेगा, और ख़ुद अफगानिस्तान जो इस वक्त तक खित्ते के लिए कदम इस्तेहकाम का जरिया था, तो वो एक मरकज़ भी बन सकता है पूरे रीजन के लिए खुशहाली का और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ और कनेक्टिविटीज़ का भी। साफ़ी साहब, सिक्योरिटी मामलात के अलावा जो माशी मामलात हैं अफगानिस्तान के, उस पर हमने देखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी 2 दिन पहले इजलास था। पाकिस्तान ने वहाँ पे भी मौक़िफ़ दिया है। पाकिस्तान का वैसे भी मौक़िफ़ है कि जो इमदाद है वो ना रोकी जाए ताकि हालात मज़ीद बिगड़े ना। अफगानिस्तान में हालात बिगड़ेंगे तो दहशतगर्दी भी होगी और उससे पूरा खित्ता मुतासर होगा। तो आपको लगता है ये जो ममालिक जिनके इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये वही ममालिक हैं जो कि इस बात की हिमायत करते हैं कि एड ना रोके और जो मामलात हैं वो चलने दें, माशी मामलात को बेहतर किया जाए अफगानिस्तान के? देखिए, ये तो यकीनन वही ममालिक है। अब रूस और चीन ने भी काबुल में अपने सफारत खाने बंद नहीं किए हैं। उज़्बेकिस्तान और बाकी जो रीजनल कंट्रीज है उन्होंने भी बंद नहीं किए है। पाकिस्तान ने भी बंद नहीं किया है।
तो एक तो ये ममालिक जाहिर है कि इनको ये एहसास है कि अगर अफगानिस्तान में कोई भी बहरान आता है तो उससे बराह रास्त ये ममालिक मुतासिर होंगे। और फिर मगरिब ने माजी में भी ये गलती की थी कि अफगानिस्तान को एबंडन किया था, तो उसका नतीजा ये निकला कि अफगानिस्तान न सिर्फ वेस्ट के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए दर्दसर बन गया। अब इन ममालिक ने तो जाहिर बात है कि अफगानिस्तान के साथ ही रहना है, तो इनका एक तो उस हवाले से भी कंसर्न है, ये खुद भी चाहते हैं कि इंगेजमेंट हो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे सामने ना आए। और दूसरा, इन ममालिक के अपने भी कुछ कंसर्न्स है, मसलन रशिया का वो दाइश के हवाले से है और फिर वहाँ पे ड्रग्स की प्रोडक्शन के हवाले से हैं, चाइना का ETIM के हवाले से है, पाकिस्तान का TTP के हवाले से हैं, तो ईरान के अपने कंसर्न्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन ममालिक के इंटेलिजेंस टीम का इकट्ठा होना, और पाकिस्तान और चीन तो काफ़ी हद तक पहले भी अफगानिस्तान से मुतालिक अपने अप्रोच को सिंक्रोनाइज कर चुके हैं, लेकिन अफगानिस्तान के मुस्तकबिल में अमन की चाबी वो इन ममालिक के एक पेज पे आने में है, और आज का इजलास मेरे ख्याल में उस हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। साहब साहब, अगर बिल्कुल मुख्तसर ये बता सकें कि 20 साल जंग जारी रही, 20 साल पहले अफगानिस्तान की हुकूमत थी जो इस जंग, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी जो इस जंग की वजह से ख़त्म हुई, और आज 20 साल बाद दोबारा अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है। जो मकासद थे अमेरिका के, नेटो फोर्सेस के, आपके ख्याल में किस हद तक वो पूरे हुए? देखिए, एक हद तक तो उन्होंने सिर्फ अपने मकासद पूरे किए हैं कि अफगानिस्तान अब उसी तरह दोबारा किसी कार्रवाई के लिए बेस कैंप नहीं बन सकता जिस तरह के 9/11 का था। लेकिन जो बाकी उनके मकासद थे, अफगानिस्तान के सिस्टम को बहाल करना, वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम इंस्टॉल करना या अफगान सोसाइटी को चेंज कराना, उन सब मकासद में तो वो नाकाम रहे। और बल्कि वो तालिबान को तो शुरू में तो उन्होंने ये कहा था सदर बुश ने कि हम अलकायदा और TTA को ब्रैकेट करके दोनों को इलिमिनेट करने की उन्होंने कोशिश और ख्वाहिश की थी, तो उस हवाले से तो वो नाकाम रहे। माजरत साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसका बात करेंगे। वेलकम बैक। नूर मुकद्दम केस में पुलिस ने 50 रोजा तफ्तीश के बाद आज अबूरी चालान अदालत में जमा करवा दिया है, जिसके मुताबिक मुल्जिम जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। जियो न्यूज़ को जो मौसूल हुई है तफसीलात, उसके मुताबिक FIA साइबर क्राइम से मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ज़िमनी चालान भी जमा करवाया जाएगा। पुलिस चालान के मुताबिक मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को शादी से इनकार पर कत्ल करने और कत्ल के बाद सर को जिस्म से अलग करने का एतराफ़ किया है। चालान के मतन के मुताबिक DNA रिपोर्ट में कत्ल से पहले मकतूला के साथ ज्यादती भी साबित हुई है। मुल्जिम जाहिर जाफर के पुलिस को दिए गए एतराफ़ी बयान के मुताबिक नूर मुकद्दम की तरफ से शादी से इनकार की वजह से मुल्जिम ने नूर मुकद्दम को एक कमरे में बंद कर दिया था, और चौकीदार को यह हिदायत की गई थी कि ना नूर को बाहर जाने दिया जाए और ना ही बाहर से किसी को अंदर आने दिया जाए। इस दौरान नूर मुकद्दम का फ़ोन भी उससे ले लिया गया था और उसे दूसरे कमरे में छुपा दिया गया था, जो मुल्जिम की निशानदही पर दूसरे कमरे की अलमारी से पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये चालान 12 मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर तैयार किया गया है। चालान के मुताबिक संगीन बात यह थी कि जब कत्ल के बाद मुल्जिम ने अपने वालिद जाकिर जाफर को इसकी इत्तला की, तो मुल्जिम के वालिद जाकिर जाफर ने अपने बेटे जाहिर से कहा कि घबराना नहीं, हमारे बंदे आ रहे हैं, वो लाश को ठिकाने लगाकर तुम्हें निकाल लेंगे। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम के वालिद जाकिर जाफर ने कत्ल में बेटे की मुआवनत की, वरना बरवक्त पुलिस को मुतला करके नूर मुकद्दम को कत्ल होने से बचाया जा सकता था। पुलिस तफ्तीश ने थेरेपी वर्क्स पर भी शहादत जाया करने और वाकयात को गुमराहकुन तौर पर मोड़ने का इल्जाम आयद किया है। मौके पर थेरेपी वर्क्स के एहलकार अमजद महमूद के मुल्जिम के साथ झगड़े में जख्मी होने को भी रोड एक्सीडेंट का झूठा रंग दिया गया। नूर मुकद्दम ने जब वॉशरूम से छलांग लगाई तो चौकीदार और माली जान मोहम्मद ने भी उसको गेट से बाहर नहीं जाने दिया और मुजरिमाना गफलत बरती। अगर ऐसा ना होता तो नूर मुकद्दम की जान को बचाया जा सकता था। अबूरी चालान के मुताबिक मकतूला के खून में नशे या जहर के असरात नहीं पाए गए। केस की अगली समाअत अब 23 सितंबर को होगी, जिसमें अदालत ने तमाम मुल्जिमान को तलब किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत, अल्लाह हाफिज़।